Hello students, this video is for class 8 science. Here I am going to revise chapter 6, that is conservation of plants and animals. So let's get started. We will revise some terms of this chapter. First of all, we will see what is biosphere. Biosphere क्या होता है? तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. Part of the earth that supports life is called the biosphere. It is here that all living organism exist. अर्थ पे वो जो भी प्लेस है जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन पूरे पार्ट्स को कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? Variety of organisms that exist on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment is called biological diversity and biodiversity. इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं और आपस में उनका क्या इंटर रिलेशनशिप है और उनके एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि एनिमल्स वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकें और उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो. तो इस प्रोटेक्टेड एरिया को ही हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं. नेशनल पार्क वो एरिया होता है जो रिज़र्व किया गया होता है फॉर द वाइल्ड लाइफ और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं अलाउ की गई होती हैं. एंड नेशनल पार्क पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए रिज़र्व होता है और इसलिए इस एरिया को रिज़र्व किया जाता है ताकि उसमें रहने वाले सारे एनिमल्स फ्रीली जितने भी अवेलेबल हैबिटेट्स हैं और नेचुरल रिसोर्स हैं उनको यूज़ कर सके और कोई बाहर से उनको कोई डिस्टर्ब ना करे. बायोस्फीयर रिज़र्व्स वो लार्जर एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं और जो ट्राइबल लोग होते हैं वो लोग भी वहाँ पर एक तरीके से सेफली रह सकते हैं. और ट्राइबल जो लोग होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो लोग उस बायोस्फीयर रिज़र्व में जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं. तो बायोस्फीयर रिज़र्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें हम जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी नेचुरल मॉन्यूमेंट्स या जो भी कुछ भी होता है उन सबको हम एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. Now we will talk about the deforestation and its causes. तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को क्लियर करना, काट कर ख़त्म कर देना अलग अलग रीज़न की वजह से, जैसे कि लकड़ी चाहिए हो या फिर जगह की ज़रूरत हो, प्लेस की ज़रूरत हो, तो इस वजह से हम जंगलों को काट देते हैं. तो इसे ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. मेजर रीज़न्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? तो पहला तो है टू गेट द लैंड फॉर कल्टिवेशन. खेती करने के लिए, कल्टिवेशन करने के लिए हमें ओपन एरिया की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम जंगलों को काट कर ओपन एरिया क्रिएट करते हैं. ये एक मेजर रीज़न है जंगलों को क्लियर करने का. सेकंड, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल पर्पसेस होते हैं जैसे कि वुड पल्प चाहिए होता है हमें लकड़ियों से पेपर बनाने के लिए, बैट बनाने के लिए, या फिर हमें लकड़ियों से हम बहुत सारे ऐसे सामान बनाते हैं जिसके लिए हमें जंगलों से पेड़ों को कट करना पड़ता है. और ये लैंड हमें चाहिए फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, तो इसके लिए भी हम जंगलों को काट देते हैं और वहाँ पर जगह को यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए.
नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन। नेचुरली अगर हम बात करें तो जंगलों में जो आग लग जाती है या सूखा पड़ जाता है तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ सूख जाते हैं और जंगल ख़त्म हो जाते हैं। नाउ हियर वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। अगर जंगल कम होते हैं या उनकी क्लियरिंग होती है तो फिर उनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को पड़ेंगे। तो इंक्रीज़ इन पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। अगर जंगल कम होते जा रहे हैं, कम घटते जा रहे हैं तो इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। लोअरिंग ऑफ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो रेन वाटर में हेल्पफुल होते हैं, तो जब बारिश नहीं हो पाएगी तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी लोअर होता जाएगा। डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर। हमारा जो नेचर में बैलेंस बना हुआ है नेचुरल चीज़ों का वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। डिक्रीज़ इन द रेनफॉल। पेड़ पौधे जो होते हैं वो बारिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो रेनफॉल डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इंक्रीज़ इन द चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बाढ़ हुआ या सूखा हुआ, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। So these are some consequences of deforestation. Why would deforestation lead to an increase of carbon dioxide in the atmosphere and global warming? डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ने लगता है और उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? तो आप जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग होती रहती है। तो अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो ये जो एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, वो हीट रेज को, जो सन से हीट रेज आती है उनको ट्रैप कर के अर्थ पर वापस भेज देती है, तो इससे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन कॉज ड्रॉट्स एंड रिडक्शन इन रेनफॉल। कैसे डिफॉरेस्टेशन से सूखा आता है और रेनफॉल में कमी होती है? तो जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके अलावा प्लांट जो होते हैं वो पानी अब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से और फिर उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू हवा में रिलीज़ कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। तो ये जो मॉइस्चर होता है वो एयर में जाता है और फिर इवेंचुअली क्लाउड में कन्वर्ट होता है और फिर रेनफॉल के फॉर्म में नीचे अर्थ पर गिरता है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो जिससे ये वाटर साइकिल जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो फिर कहीं पर सूखा पड़ेगा, तो कहीं पर पानी की कमी हो जाएगी, तो कहीं पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा तो फ्लड भी आ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। नाउ व्हाट इज़ डिज़र्टिफिकेशन एंड हाउ इज़ इट कॉज। डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है और कैसे होता है? तो डिज़र्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो फर्टाइल लैंड होती है वो डिज़र्ट में चेंज हो जाती है, इसी को डिज़र्टिफिकेशन कहते हैं। तो डिज़र्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा कॉज है। डिज़र्टिफिकेशन जो है वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो वहाँ का जो एरिया होता है वो एक्सपोज हो जाता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो एक्सपोज हो जाती है टू द नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि हवा, पानी और सनलाइट।
तो वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, तो उस सॉइल को पकड़ने के लिए कोई इंटैक्ट करने के लिए कोई मेज़र नहीं होता है वहाँ पे। तो क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो सॉइल को इंटैक्ट करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, तो ये जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं वो उस पर अप्लाई नहीं हो पाता है। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपकी जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होगी वो एक्सपोज हो जाएगी नेचुरल फोर्सेस के सामने, और फिर जब हवाएं चलेंगी या पानी बहेगा तो ये आराम से ये जो सॉइल है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है, वो इरोड हो जाएगी, और धीरे धीरे इसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे सब रिड्यूस होते जाएंगे, और जैसे जैसे इनमें ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स और पानी की कमी होती जाएगी तो वो सॉइल धीरे धीरे इनफर्टाइल होती जाएगी और डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। Now we'll talk about how does deforestation affect the quality of the soil. कैसे सॉइल की क्वालिटी अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन के थ्रू। तो डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, वी क्लियर द प्लांट्स एंड फॉरेस्ट जो होता है वो ह्यूमस ऐड करता है टू द सॉइल, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को आपस में बांधे हुए रखती हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है और काफ़ी अंदर तक जाता है। लेकिन डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा कि सॉइल इरोजन होगा और फिर फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल चेंज हो जाएगी एंड सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट कम हो जाएगा, ह्यूमस कम हो जाएगा, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सॉइल की क्वालिटी डिफॉरेस्टेशन की वजह से घट जाएगी। Now we will talk about the conservation of forest and wildlife. कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, बचाना, जंगलों और जंगली जानवरों को बचाना। व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ इंडेंजर्ड हैं, जो ख़तरे में हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करें, या और उनके जो हैबिटेट्स हैं, मतलब कि जो जिस प्लेस पर वो रहते हैं, जो उनके घर हैं, उन सबको बचाना, ताकि ये इनकी जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ ना हो। हाउ डज़ द गवर्नमेंट कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? कैसे गवर्नमेंट हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है? तो गवर्नमेंट जो है वो कई सारे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है ताकि जंगलों और जानवरों को बचाया जा सके, और इसके अलावा वो फ्लोरा और फौना के जो हैबिटेट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, जहाँ पर वो पाए जाते हैं उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करती है, और उन एरियाज़ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो थ्रेटफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रोहिबिटेड करती है, जैसे कटिंग डाउन द ट्रीज़, पेड़ पौधे कट करना, ये सब प्रोहिबिटेड होता है। ग्रेजिंग कैटल, हंटिंग, प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन, पोचिंग। तो पोचिंग का मतलब होता है इलीगली किलिंग और कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल। तो ऐसे एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाया जाता है तो वहाँ पे उन एरियाज़ को रूल्स रेगुलेशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है और इन सारी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिटेड किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। जैसे कि हम बायोस्फीयर रिज़र्व मार्क करते हैं, तो बायोस्फीयर रिज़र्व वो एरिया होता है जिसको हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए प्रोटेक्ट किया होता है। तो इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी होते हैं, जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व जो होता है उसके अंदर नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और उसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा एक एरिया होता है, तो उसके अंदर और भी प्रोटेक्टेड छोटे छोटे प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी पाए जाते हैं, जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द मैप ऑफ इंडिया, Coal Desert, Nanda Devi, and these are the red colored written name of the biosphere reserve. Now we will talk about the flora and fauna. तो फ्लोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लोरा कहेंगे।
किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाएंगे तो हम उनको कलेक्टिवली फ्लोरा बोलेंगे। जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का जो फ्लोरा है उसमें साल के पौधे, देन अर्जुन का पेड़ और टीक, सिल्वर फॉर्न, मैंगो, तो ये सारे क्या हैं कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा हैं। ये सारे टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। फौना का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जितने भी वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम फौना बोलते हैं। जैसे कि अभी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फौना में ब्लू बुल इंक्लूडेड है और वुल्फ, लियोपार्ड, बार्किंग डियर, चीतल एंड चिंकारा। तो ये सारे क्या हैं, फौना हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। तो ये सारे टाइप के एनिमल्स पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम अनदर टर्म। पहला है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। तो ऐसे ग्रुप को जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको हम स्पीसीज़ बोलते हैं। उस स्पीसीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं और एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफ़ी, उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम हो गया है और दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, करीब करीब वो दुनिया से ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसे एनिमल्स को या प्लांट्स को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बोलेंगे, जो कि जिनके ऊपर दुनिया से विलुप्त होने का, ख़त्म होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है। एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सक्लूसिवली पाई जाती हैं, उसके अलावा बाकी किसी और एरिया में नहीं पाई जाती हैं, तो उनको हम एंडेमिक स्पीसीज़ बोलते हैं। जैसे कि एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड साल एंड वाइल्ड मैंगो। तो साल का जो पौधा है और ये जो वाइल्ड मैंगो है ये बिल्कुल एंडेमिक है टू द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा ये कहीं और नहीं पाया जाएगा, एक्सक्लूसिवली उसी एरिया में ये पाया जाएगा। तो ऐसे स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सक्लूसिवली पाई जाती है, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है, तो उसको हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। यहाँ पे आप एंडेमिक फौना देख सकते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। बाइसन ये एक्सक्लूसिवली पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता है, और इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड देन फ्लाइंग स्क्वायरल। तो ये जो एनिमल्स हैं ये एक्सक्लूसिवली पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, तो वहाँ के ये एंडेमिक हो गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हमने की थी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पर वो फ्रीली रह सकते हैं। People living in wildlife sanctuary can graze livestock and collect firewood और medicinal plant। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लोग रहते हैं वो अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, और फायरवुड और मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन किलिंग एनिमल्स और कैप्चरिंग एनिमल्स ये बिल्कुल ही मना होता है, प्रोहिबिटेड होता है। और ये सारी जो किलिंग एंड कैप्चरिंग एनिमल्स हैं ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पनिशेबल होती हैं लॉ के थ्रू। देर आर 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया। 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में है, और जिनमें से 50 जो है वो टाइगर रिज़र्व है, जिसका मेन फोकस है टाइगर को कंजर्व करना। टाइगर रिज़र्व जो होता है वो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के काम करता है। जिम कॉर्बेट वाज द फर्स्ट टाइगर रिज़र्व ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड का नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर ये सबसे पहला टाइगर रिज़र्व था इंडिया का। इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड एंड ऑल्सो द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया, और इंडिया का सबसे पुराना पहला नेशनल पार्क है।
प्रोजेक्ट टाइगर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें हम टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में उसको मेंटेन किया जाए और उनकी जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर किया जाए। इसी तरीके से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया में जिन्हें हम बर्ड सेंचुरीज़ भी कहते हैं, और उसका फोकस होता है बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि ओलाडियो नेशनल पार्क है, ये एक बर्ड सेंचुरी है जो नेशनल पार्क का भी स्टेटस इसको दिया जाता है। Some national park focus on conserving a particular species, for example, Jawai Leopard Sanctuary, which is in Rajasthan. Now we'll talk about the Red Data Book. International Union for Conservation of Nature IUCN जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उस रिकॉर्ड में वो जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स हैं उनको वो रिकॉर्ड करता है, उनके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट करके रखता है। तो इसी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को, इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स के रिकॉर्ड को ही हम कहते हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो है वो इंडिया खुद भी अपनी कंट्री खुद भी एक रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है और इसमें सारे इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल का रिकॉर्ड रखती है। जैसे कि ये जो है रेड द गोल्डन टोड, ये जो गोल्डन टोड है ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लिस्ट ऑफ द IUCN रेड लिस्ट में ये इंक्लूडेड है। IUCN जो ये लिस्ट होती है, रेड लिस्ट जो होती है, उसमें 9 ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि पहला एक्सटिंक्ट, तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि अब वो जो ऑर्गेनिज़म है उसका कोई भी मेंबर दुनिया में अलाइव नहीं है। दूसरा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब कि वो वाइल्ड एरियाज से वो एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन अभी कैप्टिविटी में है, मतलब कि आप उसको, वो एनिमल जो है वो उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में हमने रखा हुआ है लेकिन वो नेचुरल हैबिटेट से वो दुनिया से गायब हो चुका है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो होते हैं जिनमें एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्ट होने का। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं जिनमें हाई रिस्क होता है टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डरनेस। देन वल्नरेबल स्पीसीज़ होते हैं जिन पे हाई रिस्क होता है इंडेंजर्ड होने का। नियर थ्रेटन स्पीसीज़ होते हैं जो अब इंडेंजर्ड होके करीब जाने वाले हैं। लीस्ट कंसर्न स्पीसीज़ होते हैं जो एबंडेंस के नंबर तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनमें अभी उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत खतरा है। डेटा डेफिशिएंट वो होते हैं जिनके बारे में इनफ डेटा हमें नहीं होता है। और नॉट इवेलुएटेड वो स्पीसीज़ होते हैं जिनके बारे में भी कोई इवेलुएशन नहीं किया गया है। Species that fall in the critically endangered and vulnerable categories are also referred to as threatened species. तो वो जो जितने भी स्पीसीज जो होते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज में होते हैं तो उनको हम कलेक्टिवली थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। Now we'll talk about the migration. माइग्रेशन एक बिहेवियर है और इसमें एनिमल्स और मेजॉरिटी में बर्ड्स या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड इसमें आपको ज़्यादातर बर्ड्स देखने को मिलेंगी जो काफ़ी दूर दूर तक उड़कर जाती हैं हर साल टू अवॉइड हार्श एंड इनहॉस्पिटेबल वेदर कंडीशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड दे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड एंड ले देयर एग्स। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर योर असाइनमेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखना है। वाई शुड द नेचुरल रिसोर्सेज बी यूटिलाइज थ्रिफ्टली? ओवर ग्रेजिंग लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन। वाई? ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन चेकिंग फ्लड। जस्टिफाई। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू मेक इट सक्सेसफुल? So that's all for this video. Thank you.